भर्ती के जो भी आयाम है, चाहे वो थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो, उसमें से हम गुजरे हैं। और हम दोनों ने ही, हम शुरू से ही काफ़ी टाइम से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम साथ चलते जा रहे हैं। और हमारा मानना है कि जैसा कि सर कह रहे हैं कि इंग्लिश का एक हवा है और इंग्लिश एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नज़र आता है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट उसमें उतरते नहीं है, जैसा किसी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। जब हम किसी सब्जेक्ट में उतरते हैं तो वो धीरे 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 हमें अच्छा लगने लगता है, उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और जब इंटरेस्ट बढ़ जाता है, जैसा कि सर धीर सिंह जी सर है, उनकी जो साइकोलॉजी की जो बुक है, उसमें भी ये बात है कि इंटरेस्ट है वो की टू सक्सेस है इस मामले में। तो वही वाली बात है कि इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो, और इसके लिए आपको थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, उस विषय के अंदर उतरना पड़ता है। तो निश्चित रूप से इंग्लिश भी और सब्जेक्ट्स की तरह ही एक सब्जेक्ट लगता है, कोई विशेष डिफिकल्टी इसमें भी अराइज नहीं होती अगर हम कंसिस्टेंटली उसके पीछे चलते हैं तो। सर ऐसा मेरा मन। कमल जी। सबसे पहले सर थैंक यू वेरी मच। ये इतना बड़ा जो आपने हमें एक स्टेज दिया है अपनी बात रखने के लिए, और आपसे जुड़ने के बाद में जो मतलब एक बहुत ही अलग अनुभूति हमें फील हो रही है सर, कि एग्जैक्टली जो हमें चाहिए था वो प्लेटफॉर्म हमें मिल रहा है। तो सर सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए एक माइंड सेट तैयार करना पड़ता है। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको अपने लेवल को जानना होता है कि आपका लेवल क्या है और आपको कितना सुधार करना है। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर, कि जो सब्जेक्ट उनका पहले से बढ़िया होता है उसको और ज़्यादा बढ़िया करने की कोशिश करते हैं, जबकि क्वेश्चन उनमें सीमित आते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि जो क्वेश्चंस जो उसको नहीं आ रहे हैं, उन डिफिकल्ट पोर्शंस को भी वो इजी करें और उसको अच्छी तरह से तैयारी करें। अब एक सैचुरेशन पॉइंट होता है सर इंग्लिश में। हमारा ये मानना है, इतने टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, कि इंग्लिश को अगर देखा जाए तो 6 महीने में अगर आप 10 घंटे बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो तो पूरी इंग्लिश को कवर कर सकते हो। जब हम बात करें ग्रामर की, ग्रामर ऐसा है कि आप 6 महीने में बढ़िया तरीके से, जैसे मैथमेटिक्स होता है वैसे ग्रामर है सर, तो उस लेवल को आप बढ़िया से अचीव कर सकते हो। उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी होती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप में सुधार आता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस होते हैं हर बार अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, उनको बार बार आप रिपीट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है। तो सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये हो गया कि जब आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो तो आप किसी भी कंपटीशन में क्यों ना जाएं, आपका सिलेक्शन तय ही है। और वो मेरा ये मानना है कि जैसे आप पूछ रहे थे, एक आपका क्वेश्चन था कि बच्चे बहुत डरते हैं, ये एक्चुअली सर माइंड सेट है। सिर्फ जैसे मान लीजिए हम ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो पहले से डरे हुए होते हैं कि सर इंग्लिश तो बहुत डिफिकल्ट है। एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो इंग्लिश सबसे ईजी सब्जेक्ट है। 6 महीने में जो तैयार हो सकता है उसको आप डिफिकल्ट कभी नहीं कह सकते। तो माइंड सेट को चेंज करने की जरूरत है, अच्छी बुक्स, अच्छे नोट्स, और बढ़िया आपको कंसिस्टेंट होकर अच्छे टीचर के पास आपको पढ़ने की जरूरत है। डेफिनेटली आप अगर उस लेवल तक पहुंचते हो तो आपको मतलब ये संकोच कर मतलब नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आपको थ्रू आउट सिलेक्शन होगा, डेफिनेट होगा सर। जी सर, एक बहुत ही ऐसा बच्चों के जेहन से निकाल कर आप क्वेश्चन लेके आए हैं, तभी आपकी साइकोलॉजी पर इतनी पकड़ को ये क्वेश्चन भी दर्शाता है। एक्चुअल में ये सभी उन तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के माइंड में है, क्योंकि सारी भर्तियां एक साथ आ गई है तो किसकी तैयारी करी। जैसा कि सर ने बताया, ग्रेड फर्स्ट एक ऐसा एग्जाम है जिसको हम एक बार एक तरफ कर देते हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम भी कम बचा है और इसके लिए ऑलरेडी सर ने स्ट्रेटजी आपको बता दी है अलग अलग तरीके से। अब बात आती है सेकंड और थर्ड ग्रेड की। कल ही थर्ड ग्रेड का सिलेबस लॉन्च हुआ है, और उस थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है और सेकंड ग्रेड का जो सिलेबस है, मैं सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल दोनों की तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर खड़े हैं और आप सेकंड फ्लोर पर जा रहे हैं, तो आपके फर्स्ट फ्लोर की बीच में आ ही जाएगा, यानी थर्ड ग्रेड का जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड का एक पार्ट है। चाहे वो फर्स्ट पेपर में माने या फिर हम इस सेकंड पेपर में, सब्जेक्ट पेपर में इसको माने। फर्स्ट पेपर में जो स्ट्रेटजी है वो अपने हिसाब से हम अलग अलग माध्यमों से तो प्रेरित होकर जिस तरीके से हम बना रहे हैं कि भाई
पेपर के दौरान ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हम चूंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के रूप में सर ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया है, तो हम अपनी बात कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं वो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के सेम है। तो अगर हम सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स को तैयार करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल दोनों का सेम ही रहेगा, तो वो ऑलरेडी अपने तैयार हो जाए। टीचिंग मैथडोलॉजी में भी यही बात है कि दोनों का सिलेबस जो है टीचिंग मैथडोलॉजी में भी सेम है। और जैसा कि हम जानते हैं कि साइकोलॉजी में भी अगर हम देखें इस रूप में भी दोनों सेम हैं। सर ने जो बुक लिखी है वो अपने आप में थोरो है, अपने आप में कंप्लीट है, तो कहीं उससे चाहे आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में तैयारी कर सकते हैं। इस मामले में अपने को मानना है कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड नहीं होना है और खुद ऐसी तैयारी करनी है कि सेकंड ग्रेड के लेवल को अचीव करते हुए उसके अंदर वो समाहित हो जाएगी, तो दोनों की तैयारी साथ हो जाएगी। अब रही बात, कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं सर केवल एक ही तैयारी करूंगा, थर्ड ग्रेड की तैयारी करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल। अगर किसी को लगता है कि एक टाइम में मुझसे दोनों सब्जेक्ट्स नहीं तैयार होंगे, हालांकि मेरा तो मानना है कि दोनों साथ हो सकते हैं, तो बाकायदा वो थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकता है। इंग्लिश ग्रामर और साथ ही साथ टीचिंग मेथोडोलॉजी और लिटरेचर के जो पोर्शंस है वो उनको अच्छी तरीके से तैयार करें। इस मामले में ग्रामर के एक एक टॉपिक को करते हुए, उसके ऊपर प्रॉपर नोट्स बनाते हुए, उसकी वीडियोस देखते हुए और साथ ही साथ लास्ट में उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करके वो उस लेवल तक पहुंच सकता है, इजीली अपना सिलेक्शन करवा सकता है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट आने का अनुमान है, ऐसा मैं सोचता हूं सर। जी सर, आपने क्वेश्चन बहुत ही शानदार पूछा है। क्वेश्चन जो सर ने किया है वो ये है कि जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा है अपना, चाहे वो सेकंड ग्रेड में है या थर्ड ग्रेड में है, तो उसको क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, जो सिलेबस बनाया गया है वो अपने आप में एकदम से सीक्वेंस वाइज है। अगर आप उसको देखोगे तो जो सबसे पहला पार्ट है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इंग्लिश में अगर आप पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, आप फर्स्ट टॉपिक अगर पढ़ना चाह रहे हो तो आपको फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना ही पड़ेगा। तो सर मेरा ये मानना है कि सबसे पहले बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहिए, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें हम नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, इनको थरली अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद में जो आने वाले जो चैप्टर हैं, जो हो गया टेंस है, नरेशन है, उसके बाद में वॉइसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, और उसके बाद में वोकैब का जो पार्ट है वो अलग रखते हैं। तो ये जो ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको अगर सीक्वेंस से देखें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से बच्चा शुरू करे, क्योंकि सर जब बच्चा कोई चीज़ शुरू करता है तो इजी से हार्ड की तरफ जाना चाहिए। तो इजी पोर्शन होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। जब तक उसको पता नहीं चलेगा जो सेंटेंस लिखा गया है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कौन क्या कार्य कर रहा है, उसको जब पता ही नहीं है तो वो आगे तो एडवांस लेवल में तो जा सकता है, लेकिन सिंपल क्वेश्चन में वो रुक जाएगा। तो सबसे पहले बच्चे को सिंपल से एडवांस की तरफ जाना है। अभी जो दोनों में सिलेबस में जो सिमिलैरिटी है वो बात करते हैं। तो सिमिलैरिटी की बात ऐसी है कि सेकंड ग्रेड का अगर आप सिलेबस कवर करते हो तो थर्ड ग्रेड उसके अंदर है। कहने का मतलब 70% से ज़्यादा जो पोर्शन है वो सेकंड ग्रेड का थर्ड ग्रेड ही है, और 30% जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत चेंज है, और वो 30% भी नहीं है सर एक्चुअल में। मैथडोलॉजी एक ऐसा है विषय है सर, जिसमें मेथड्स में अगर आप चाहें तो 4 या 5 मेथड्स हैं अभी थर्ड ग्रेड में, और फर्स्ट ग्रेड में भी 6 से 7 मेथड्स हैं, जिनमें से 4 मेथड्स हैं वो एकदम सिमिलर है दोनों। तो ये 20 और जो क्वेश्चन है ना, इस पे पकड़ बहुत आसान कर सकता है कोई भी बच्चा, क्योंकि जो क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए कम्युनिकेटिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, वो एक चैप्टर है अपना, उस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, और उसके अगर नोट्स देखें तो सर 3 से 4 पेज के, 3 से 4 पेज में बच्चा 4 क्वेश्चन सही कर सकता है। तो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि जो बहुत ही कम सिलेबस कवर करता है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, उसको बच्चा कवर करे। क्योंकि इजी वे में बताया हुआ है कि भाई जैसे रेमेडियल टीचिंग है, उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे, तो उसका अगर स्टडी मटेरियल देखें तो 3 से 4 पेज का है सर। उस मटेरियल को अगर बच्चा कवर करेगा तो डेफिनेटली स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसके पास होनी चाहिए, स्मार्ट टीचिंग लेवल उसका होना चाहिए कि जैसे कम समय में वो किस प्रकार से ज़्यादा गेन कर सकता है।
और साथ में नोट्स की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है सर। अब बच्चा ये भी सोचता है कि सर कितनी बुक्स लेके आऊँ। मार्केट में इंग्लिश ग्रामर की अगर बात करें तो कम से कम 100 से मोर देन 100 बुक्स अवेलेबल हैं, और सब बुक्स में अलग अलग चीज़ें लिखी हुई होती। जैसे किसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो अलग तरीके से है, किसी में टेंसेज है वो अलग तरीके से हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें अलग होती है उसमें। अब बच्चा सब बुक्स को लेके आएगा तो पहले डिमोरलाइज हो जाएगा कि इतनी बुक्स पढ़नी पड़ेगी, 3 महीने का समय होता है सर उसके पास में। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, चिंता यहाँ से शुरू हो जाती है बच्चे की कि 3 महीने में क्या करे वो। तो देखिए मार्केट में जो अवेलेबल बुक्स हैं उनमें आप ये देखिए कि आप कौन सी ऐसी बुक है जो आपके पूरे एरिया को कवर करती है, उस बुक को आप लेकर आए। और इसके लिए सर हमने जो के एंड एम इंग्लिश ग्रामर है उसको लॉन्च किया, क्योंकि हमने लगभग 100 बुक्स हैं उनको देखा है, उसके अंदर से कि भाई कंपटीशन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उस हिसाब से इसको तैयार। तो कोशिश यही रहती है कि जो ग्रामीण अंचल का जो बच्चा है, जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र में है, जिसको इंग्लिश के बारे में जैसे डर लगता है, हुआ सर इस्तेमाल कर रहे थे वर्ड्स, तो वो बच्चा भी क्या कर सकता है, इजी वे में, बाइलिंगुअल एडिशन है तो ऊपर पूरी इंग्लिश है नीचे हिंदी है, तो इजीली वो पढ़ सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। कल ही मैंने सर आपका वो स्टेटस देखा था, उसमें लिखा हुआ था, जिसे टॉपर था, फर्स्ट रैंक थी उसकी, और उसने कोई कोचिंग क्लास नहीं ली। सर ने बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था कि कोई भी बच्चा है ना वो खुद से तैयारी शुरू करता है ना, वही अचीवमेंट होती है। तो वो अचीवमेंट उसी बेस पर सर हमने, मतलब मुझे ये कहते हुए बड़ा मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे हम जुड़े, और वाकई में हमारी जो मेंटेलिटी है वो भी एकदम सेम है कि हर बच्चा घर बैठकर तैयारी कर सकता है। डेफिनेटली आप इजी से हार्ड की तरफ जाइएगा, हार्ड से इजी की तरफ कभी मत आइए। जी सर। जी सर, जैसा कि क्लैश की बात थी, पहले ऐसे हुआ करता था कि आरबीएससी में अलग बुक चलती थी और एनसीईआरटी की अलग बुक थी, और जैसा कि सर ने बताया कि अब तो दोनों की बुक्स भी क्या हो गई है, सेम हो गई है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अदर सब्जेक्ट्स के मामले में होता है, बहुत बार हिंदी जैसे सब्जेक्ट को मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर उन बुक्स से रिलेटेड डायरेक्ट जो स्टोरीज और लेसन्स जो होते हैं वो मेंशन किए रहते हैं कि इस आपकी परीक्षा में इस बुक के ये क्वेश्चन लेसन से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, कोई कैरेक्टर का नाम पूछ सकते हैं या कोई और चीज उसके बारे में पूछ सकते हैं, राइटर के बारे में। लेकिन इंग्लिश के सिलेबस में ऐसा नहीं है सर। इंग्लिश के सिलेबस में आपको कॉन्सेप्ट्स दी हुई है कि जैसे कॉन्सेप्ट है टेंस की, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, या अदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट दिए हुए, साथ ही साथ इंडियन राइटर जो इंडो इंग्लिश राइटर्स वगैरह हैं वो क्लियरली मेंशन किए हुए कि आपको ये चीज तैयार करनी है। और उसमें कहीं पे भी ऐसे नहीं दिया हुआ है कि एनसीईआरटी की बुक्स को स्पेशली वो उसको प्रिस्क्राइब करते हैं उनमें से आएगा, ऐसा कुछ उसमें नहीं दिया हुआ है। तो जहां तक मेरा ऐसे ओपिनियन है, मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स को उस तरफ जाने की जरूरत नहीं है। आपने सही कहा सर, कुछ दिनों पहले ही मेरे पास एक फोन आया था कि सर मैंने 9th से लेकर 12th की इंग्लिश की किताबें पढ़ ली है। तो एक्चुअल में ये एक जेहन में चलता रहता है, स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे कोई भी राय को फॉलो करते हैं। इंग्लिश के मामले में ये अप्लाई नहीं होता है सर। डायरेक्टली सीधा आप एक अच्छी गाइड से और अच्छे नोट से अपनी तैयारी कीजिए, आपको एनसीईआरटी की जो पाठ्यक्रम में प्रिस्क्राइब्ड बुक्स हैं वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं। जी सर, बिल्कुल। प्रैक्टिस जो होती है ना, जैसे आपने कितना भी पढ़ लिया हो, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, मूल्यांकन नहीं होगा, तो पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में आपने पढ़ा कितना है, आप क्या गलतियां करते हैं। तो प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सर बहुत हैप्पी हूँ ये बताते हुए कि अपनी जो ये बुक है अवनी पब्लिकेशन से, के एंड एम इंग्लिश ग्रामर, उसमें मोर देन 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सर, जो पूरा अलग पोर्शन है उसके अंदर। और जैसे जनरली क्या होता है सर, 5000 क्वेश्चन तो होते हैं, लेकिन जो एग्जाम बेस्ड नहीं होते सर, ऑब्जेक्टिव नहीं होते। इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलना बड़ी डिफिकल्ट होती है। हमने थियोरेटिकल पोर्शन के भी क्वेश्चन को बनाया है, क्योंकि सेकंड ग्रेड में सर थियोरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो थियोरेटिकल पोर्शन जैसे नाउन, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर लिया, तो नाउन में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, चाहे वो अप्लाइड हो, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, कि किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं सर। अब रही बात ये कि क्या एक बुक से ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ये कभी नहीं कहा जा सकता। एक बुक से सब कुछ नहीं होता। तो प्रैक्टिस के लिए आपको पहले तो, जैसे ये बुक आपने कंप्लीट कर ली, उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी बुक्स लानी है, तो मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स हैं। लेकिन सर उसमें एक दिक्कत होती है, क्योंकि बुक्स तो होती हैं लेकिन उनमें गलतियां भी होती हैं।
अगर उनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में गलतियां हो गई तो बच्चों को अगर वो याद रह गया, और जनरली यही होता है सर, जब हम गलती करते हैं ना तो वो क्वेश्चन जनरली आ जाता है, और इससे सिलेक्शन भी मतलब बच्चा पीछे छूट जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है इसमें। तो बड़ी बात यह है कि आप जो भी बुक्स लेके आए तो वो राइटर आप जरूर देखें कि वो राइटर कैसे हैं। अच्छे राइटर हैं तो ही बुक लेकर आए, अदरवाइज आप जो आपको लग रहा है कि ये बुक सफिशिएंट है तो इसी बुक से आप पूरा कर लीजिए। रही बात ये कि प्रैक्टिस सेशन कैसे रहेगा और अपनी टीचिंग की मेथड्स कैसे रहेगी, किस प्रकार से, तो सर इसमें ये है कि जैसे वीडियोस हैं, वो वीडियोस थॉरली डिस्क्राइब किए हुए हैं, और पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो अपनी ही बुक करवाया हुआ, जो कि पूरा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड बेस्ट बुक। राजस्थान में जितना भी मतलब सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जो भी सिलेबस है, उस आधार पर ही इस बुक को डिजाइन किया गया है। चाहे कितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ जाए, चाहे कितना भी सिंपल लेवल का क्वेश्चन आ जाए, इसमें ये समाहित है। ये हम इसलिए कह सकते हैं कि सर हमने इंग्लिश को बनाया तो नहीं, डेफिनेटली हम बनाने वाले तो नहीं है, लेकिन कम से कम 100 बुक्स जो ऑथेंटिक राइटर्स हैं, जो कैम्ब्रिज एडिशन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी बुक्स को लेकर आए, और एक एक चैप्टर को हमने उसमें से इजी किया है, फैसिलिटेट किया है, और उसके बाद में इसमें लिखा है सर। इसमें टोटल 2 साल का समय। तो ये जरूर बता सकते हैं कि इस बुक को करने के बाद में ही आप दूसरी बुक को लेकर आए। रही बात ये कि क्या हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हल करवाएंगे? जी बिल्कुल। आपको जितने भी पीछे 2011 के बाद में जितनी सेकंड ग्रेड हुई है, 2012 के बाद में जितनी थर्ड ग्रेड हुई है, जिसमें ऑप्शनल इंग्लिश पेपर आता है, 60 क्वेश्चन जो होते हैं, उन सब क्वेश्चन को हम हल करवाएंगे। उसके पीछे की लॉजिक और रीजन को भी बताएंगे, क्योंकि सर लॉजिक बहुत, ये माना जाता है कि इसमें अपवाद है, लेकिन ये आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे तो पता, इट इज मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है इसमें। तो वो लॉजिक क्या क्या है, वो अपवाद क्यों नहीं है, वो चीजें भी डिस्क्राइब करनी जरूरी है, जो हम कर भी रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अगर हमारे साथ में हैं तो सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड इजीली हम आपको लगवा सकते हैं। देखिए दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश, क्योंकि टीचर्स की सर यही कोशिश रहती है कि उसका स्टूडेंट है वो बिल्कुल, और वो सक्सेसफुल हो स्टूडेंट्स का। जी सर। जी सर, जैसा कि आपने कहा कि सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देखिए स्टूडेंट्स, अच्छे टीचर्स आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं, लीड कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। और हम सभी जो हमारी टीम है, अवनी की जो टीम है धीरज जी सर के नेतृत्व में, हम सारा यही काम करने की कोशिश करेंगे कि वो आपको जो गाइडेंस हम देना चाहते हैं वो एक सही लेवल तक आपको पहुंचा सके, आपके माता पिता को और आपके सपनों को साकार कर सके। इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अवनी की पूरी टीम जो है वो इसी काम में लगी हुई है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे पब्लिकेशंस के थ्रू बुक पब्लिश हुई हो, या इनकी जो टीचिंग्स है वो सारे के सारे इसी बात को ध्येय मानकर चलती है कि आपके माता पिता के सपने और आपके सपने साकार हों। सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस तरीके से मंच दिया। और धीर सिंह जी जो है एक बड़ा नाम है अपने आप में, तो इनके साथ खड़े होना भी हमारे लिए थोड़ी गर्व की बात है इस रूप में, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। कमल जी इतना बड़ा नाम नहीं है नॉर्मल साधारण इंसान हूँ आप लोगों की तरह ही, और एकदम धरातल से जुड़े हुए लोग हैं। हम बस एक प्रयास कर रहे हैं कि हम बेटर कैसे कर पाएं, ठीक है। एक मार्गदर्शन देने का एक मंच, एक साझा प्रयास है, और इस साझे प्रयास में ही ज़्यादा चांसेस होता है कि हम एक सही भावना के साथ काम कर रहे हैं तो सफलता की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। और ये उद्देश्य है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि हम सब मिलकर कामयाब होंगे, कहीं ना कहीं बच्चों को बेटर दे पाएंगे। आप दोनों पधारे, इतनी दूरी से तय करके आए हैं, और हम निश्चित रूप से मैं विश्वास दिला सकता हूं स्टूडेंट्स को कि हम बेटर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच आप दोनों को, और आपने अपने अनुभव से बच्चों को परिचय करवाया। थैंक यू वेरी मच।